क्या फंक्शन है, और क्लिनिकली उनका क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्लिनिक्स में या फिर कोई भी संप्राप्ति देखने टाइम उसको कहाँ पर कोरिलेट करना है, तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा आयुर्वेद का हमने संहिताओं में भी देखा होगा कि सिस्टम जो पूरा है वो क्वेश्चन आंसर के सिस्टम पे चलता है। तो हम आज भी थोड़ा ऐसे शुरू करेंगे तो थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो पाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, उसके बाद हम टर्न बाय टर्न वो सबको क्लियर करते जाएंगे ये पूरी डिस्कशन के दौरान। तो सबसे पहले आप लोगों का दोष के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो भी आपको उसके बारे में पता है वो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके एक एक से, या फिर लिख भी सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि दोष के बारे में आपको क्या क्या पता है? सबसे बेसिक जो है दूष्यंती इति दोष निरुक्ति जो है वो सबको हमें पता ही है, ठीक है। उसके अलावा और आगे हम क्या देख सकते हैं, दोषों जब दोष हमारे माइंड में आते हैं तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में? सब लोग अनम्यूट करके अपने अपने पॉइंट्स बताने लगो, तो अच्छे से डिस्कशन हो पाएगा। अच्छा, ये इमेज जो डाली है अपने ग्रुप पे वो क्या है? वो हम जो है ना पीछे डिस्कस करने वाले हैं कि जो त्रिदोष का सिस्टम जो है ना पूरा, वो हर हाँ हाँ। एक मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं पर हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो पूरा पूरा मॉडल है दोष का, वो सिस्टम अच्छा। सबके लिए इक्वली काम करता है। तो पहले हम आयुर्वेद में कैसे देखते हैं दोषों को वो सब क्लियर करेंगे। उसके बाद अभी ओके। उसके ऊपर रिसर्च क्या चल रहा है वो सब हम लास्ट तक डिस्कशन तक वो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। है। हाँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ के रखती हूँ, आपको जब भी बीच में लगे तो आप चैट में डाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये है दोष के रिलेटेड कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें एकदम क्लियर नहीं है, मतलब उनका सिग्निफिकेंस हमें नहीं पता है। जैसे कि दोष जो है उनके प्रॉपर तीनों दोषों के स्थान अलग अलग बताए हुए हैं, उनके सब टाइप के भी अलग अलग स्थान बताए हुए हैं। तो वो स्थान का क्या सिग्निफिकेंस है, जबकि हम बोलते हैं कि दोष जो है वो हर एक पूरी जगह पूरी पूरी बॉडी में ही फैले हुए हैं। तो उनका स्थान का और प्रकोप और शोधन जो हम देते हैं उनका कोई कोरिलेशन है क्या, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात जब आती है वायु का, हम जब विचार करते हैं तो वायु का हमें पता नहीं है कि वो मूर्त है अमूर्त है, उसकी एंटिटी वो क्या है, फिजियोलॉजिकल है या फिर उसका कुछ एनाटॉमिकल भी है एंटिटी। वैसे ही पित्त के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि अग्नि में और पित्त में क्या डिफरेंस है। फिर दोष जो है उनकी निर्मिति कितने स्टेजेस पर होती है, उसमें से प्राकृत दोष कौन से होते हैं, विकृत कौन से होते हैं, ये जानना भी जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि उसका क्लिनिकली हम यूज कहाँ पर करेंगे। और जब भी हम किसी द्रव्य के बारे में सोचते हैं कि वो त्रिदोषज्ञ है, वात पित्त कफज्ञ है, तो उसका मतलब क्या है, त्रिदोषज्ञ है मतलब क्या करेगा वो। तो उसके लिए हमें दोष का जो है वो बेसिक कंसेप्ट सब पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके साथ में हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको अगर किसी को भी कुछ इसमें बोलने जैसा लगे तो आप चैट में डाल सकते हैं बीच में। तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में हम दोष जो है उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो पंचमहाभौतिक सृष्टि है हमारी, तो दोष भी जो है वो पंचमहाभूत से ही बने हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि जो जो दोष है वो पंचमहाभूत से ज्यादा स्थूल है, क्योंकि वो ग्रोसर लेवल पे हम शायद उनको ज्यादा इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि त्रिदोष जो है वो उनको खुद को अपनी एक, वो जो भाव पदार्थ है उनको खुद का एक सेंस है। मतलब पंचमहाभूत से ज्यादा फंक्शन करने में वो एकदम सूक्ष्म है, उनको खुद की बुद्धि है दोषों को। और जब हम किसी भी संप्राप्ति के लिए सोचते हैं, अग्नि का विचार करते हैं हम किसी भी व्याधि के लिए, तो जो अग्नि है वो भी दोषों से ही कंट्रोल होती है। तो इसका मतलब है कि दोष का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको हमें क्लिनिकली भी देखना पड़ता है। और किसी भी निदान स्थान या चिकित्सा स्थान के अगर आप हेतु देखेंगे सबसे पहले, तो वो हेतु के एंड में श्लोक में आपको दिखेगा कि वो हेतु जो है वो किसी व्याधि के नहीं है पर वो दोषों के हेतु दिए हुए हैं। मतलब जैसे कि वात पित्तज कफज गुल्म के हेतु दिए होंगे, तो वो हेतु जो है वो किसी व्याधि के नहीं होते, वो दोषों के होते हैं। तो मतलब हमें हिस्ट्री लेते वक्त भी दोषों का विचार ही करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्या है, दोष जो है वो थोड़ा समझने में हमें डिफिकल्ट जाते हैं, क्योंकि धातु और मल जो है वो ज्यादा ग्रोसली हमें अवेलेबल है, हमें समझ हम कोरिलेट उसको कर पाते हैं।
पर दोष जो है वो उसकी मॉडर्न में ऐसी कोई एंटिटी या फिर निज संप्राप्ति जो हमारी है, वैसी कोई जो चीज है वो मॉडर्न में अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो कोरिलेट करने में या फिर कैसे देखना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए दोषों को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। और आयुर्वेद में कैसा है, संहिताओं में दोष शब्द जो है वो धातु और मल उनके साथ इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। बहुत सारे रेफरेंस ऐसे दिखे जाते हैं जहाँ पे प्राकृत अवस्था में दोष जो है उनको धातु बताया गया है, और जो विकृत अवस्था में दोष और धातु दोनों को ही मल बताया गया है। तो मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ उनके नाम से मतलब नहीं है हमें, पर उनका फंक्शन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उससे ज्यादा हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो शरीर में दोष की तरह काम करेगी, कौन सी धातु की तरह काम करेगी। तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस, पहले हम थोड़ा संहिता का पोर्शन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें संहिताओं में मिलते हैं दोषों के, और उसके बाद हम थोड़ा उसका मॉडर्न कोरिलेशन, उसका क्लिनिकल यूज जो है वो देखेंगे। तो अ, दोषों के जो है ना 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें संहिताओं में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है चरक शारीर स्थान, 7th चैप्टर का 17th श्लोक है, जिसमें बताया है कि शरीर अवयव जो है, शरीर अवयवाहा परमाणु भेदेन अपरिसंख्येय। और उसमें जो अवयव शब्द है उसकी टीका देते वक्त गंगाधर ने बताया है कि अवयव का मतलब है कोई भी भाव पदार्थ, यानी दोष, धातु, मल, उपधातु, कोई भी विटामिन, मिनरल्स, जो भी हम आहार रस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो हर एक भाव पदार्थ जो है वो परमाणु स्वरूप में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी दोष हो, वात, पित्त या कफ, उन सब का परमाणु तो रहेगा, मतलब उनको कुछ तो मूर्तत्व या उनका कुछ तो परिमाण रहेगा। तो अब वायु के लिए भी जब हम आगे ये सोचेंगे तो हमें ये माइंड में रखना है कि भले ही वो हमें व्यक्त स्वरूप में दिख नहीं रहा है, पर उसकी मूर्त स्वरूप जो है वो शरीर में अवेलेबल है, मतलब वो है फंक्शनिंग। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि सर्व शरीर चराह, जो दोष है ना पूरी ही बॉडी में घूमते रहते हैं। उसके 2-3 रेफरेंसेस है जो हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं बाद में। तो इन रेफरेंसेस में क्या बताया है कि प्राकृत हो या फिर विकृत हो, दोष जो है वो शरीर में घूमते रहते हैं। अगर प्राकृत दोष भी कहीं पर रुक गए तो वो दूसरे दूसरे दोषों को जो है डिस्टर्ब करके कुछ ना कुछ विकृति ही करेंगे। जैसे कि हमें सुश्रुत की व्याधि की जो डेफिनेशन है वो पता है हमें, कि क्या बोलते हैं कि कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, यत्र संग खवे गुणात व्याधि तत्र उपजायते, मतलब कहीं पर भी रुके दोष तो वो व्याधि करेंगे। तो उससे हमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या पता चलता है कि दोष जो है वो पूरे बॉडी में हर समय घूमते रहते हैं, और जहां वो रुके वहां पर वो व्याधि कर सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि वो सब परमाणु स्वरूप में है, उन सबको परिमाण है। दूसरा क्या हुआ कि वो जब सब है वो एक साथ हर पूरी बॉडी में हर समय घूमते रहते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा उसका फंक्शन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम दोष का क्या देख सकते हैं। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 35 में बताया है कि नास्ति रोगो विना दोषेर यस्मात् तस्मात् विचक्षणः। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्याधि जो है शरीर में वो दोषों के बिना हो नहीं सकती है। मतलब कोई भी अगर बॉडी में कुछ भी हेतु सेवन हुआ तो सबसे पहले दूषित होने वाले, सबसे पहले कुछ एक्टिविटी दिखाने वाले जो एंटिटी जो है वो बॉडी में दोष ही है। और क्या बताया है कि व्रण शब्द, जो उसका व्रण प्रश्नीय अध्याय है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो व्रण शब्द से जो है वो वातादया उच्यन्ते, ऐसा लिखा गया है। जिसका मतलब कि क्या है कि वात पित्त कफ जो है वो आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए, शल्य का हो या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, पर वो शब्द देते हुए भी वो दोषों की ही बात कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि वो एक बॉडी में ऐसी एंटिटी है जो हर एक जगह पे अवेलेबल, वो हर एक जगह पे काम करती है, और किसी भी संप्राप्ति के टाइम हमें उसका विचार करना ही पड़ेगा। और सुश्रुत में और एक रेफरेंस आया है कि उनको वात पित्त कफ को जो है देह संभव हेतव बताया गया है। तो देह संभव है तो मतलब हमें क्या लगेगा कि शरीर की निर्मित तो है वो शुक्र और शोणित से होती है, तो फिर वात पित्त श्लेष्म को देह का संभव हेतु क्यों बताया गया है। इसके लिए किसी के पास कुछ सजेशन या किसी को कुछ ऐड करना लगेगा। ऐसा बताया है कि वात पित्त श्लेष्म जो है वो देह संभव के हेतु है। तो ऐसा बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? किसी को इसमें कुछ इनपुट देने जैसा लगेगा या फिर कुछ भी आपको आइडिया हो इसके बारे में तो बता सकते हैं कि वात पित्त श्लेष्म को
देह संभव का हेतु क्यों बताया, जबकि बॉडी तो कोई भी नया नवसर्जन जो है वो तो शुक्र और शोणित से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो टीका दी हुई है सुश्रुत में, उनमें वो बताते हैं कि जो अविकृत वात आदि दोष जो है, वो शुक्र शोणित के साथ प्रवेश करने के बाद ही जो है वो गर्भ की निर्मिति करते हैं। मतलब शुक्र शोणित जो है उसके साथ अविकृत वात आदि दोष है तो अविकृत गर्भ की निर्मिति होगी, और अगर वो विकृत है तो विकृत गर्भ की निर्मिति होगी। मतलब दोष जो है वो शरीर का उत्पत्ति से लेके अंत तक हर एक जगह पे वो हर एक जगह पे प्रेजेंट ही है। तो मतलब ये उनका इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हमें उनको कंसिडरेशन में क्यों लेना चाहिए। फिर की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो परस्पर अनुपघातकर है। जैसे कि हमें पता है कि वात पित्त कफ जो है तो उनकी कई क्वालिटीज ऐसी है जो एक दूसरे को अपोज करती है, पर फिर भी बॉडी में वो एक साथ ही रहते हैं। एक एक दूसरे को अनुपघात, मतलब वो परस्पर अनुपघात करके ही पूरी बॉडी में उनके फंक्शंस दिखाते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तभी ही कोई व्याधि होती है। सो उनकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि वो परस्पर अनुपघात कर है। और उनकी फिफ्थ क्वालिटी ये है कि वो है किसी भी हेतु के सेवन के समय वो सबसे पहले दूषित होंगे, और शरीर में जो भी दूसरे प्राकृत भाव है उनको वो पहले दूषित करेंगे सबसे पहले। इसी की वजह से उनको दोष नाम दिया गया है। पर हकीकत में अगर हम देखें तो वो जो है फिजियोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी दोष ही रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट होंगी वो सब भी दोष की वजह से ही होंगी। तो दोष है तो इसका मतलब वो कुछ नेगेटिव ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शन होते हैं उसी में भी उनका इतना ही रोल है। और जब भी कुछ अलार्मिंग कंडीशंस आती है तो सबसे पहले वो दूषित होते हैं। इसकी वजह से उनको दोष बताया गया है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने दोष की देखे। सबसे पहला था कि वो सर्व शरीर में परमाणु स्वरूप में अवेलेबल है, वो सर्व शरीर में घूमते रहते हैं। थर्ड उनका ये था कि वो देह संभव के हेतु है, सबसे पहले वो बॉडी में वो भी सबसे पहले वो प्रेजेंट रहते हैं जब गर्भ का निर्मित होता है। फोर्थ था कि वो परस्पर अनुपघात करते हैं। और फिफ्थ क्वालिटी ये है उनका कि वो सबसे पहले दूषित होने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको हम दोष कहते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे जा सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है सबको क्लियर है। मुझे बस एक मतलब क्वेश्चन कम स्टेटमेंट ऐसा पूछता था कि देह वो फिर से बताएंगे? संभव हेतु हाँ बोला ना आपने? हाँ जी। हाँ, वो तो सुश्रुत। मतलब हाँ। फंक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो शुक्र शोणित और उससे निर्माण होने वाले सब जो धातु आगे जाके निर्माण होंगे गर्भ में, वो हम्म। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है शरीर के। हाँ पर हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शनिंग जो है वो पूरा दोषों को दिया गया है। हाँ हाँ हाँ। जो भी यस। फिजियोलॉजिकल क्रियात्मक जो भी चीजें होती रहती है शरीर में, हम्म। क्योंकि कर्म सिर्फ जो प्रीणन आदि कर्म जो श्रेष्ठ बोले हैं हाँ हर एक हाँ धातु के, जी। उसके अलावा कोई भी ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है हाँ। धातुओं के कर्म के। कर्म के। सब यस। कर्म दोषों के ही बताए हैं, धातुओं के सिर्फ लक्षण बताए वृद्धि और क्षय के, हाँ हाँ। और एक एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया है बस। यस। मतलब दोष जो है वो भी जब ये आश्रयासी भाव से भी यही है ना कि दोष जो है वो हर एक धातु में भी अवेलेबल है। तो मतलब जो फंक्शनिंग वाला काम है, कुछ मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेबिलिटी ये सब काम है वो दोषों के ही डिवाइड किए हुए हैं। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे भी यही दिखता है, और बहुत माइन्यूट जगह पे उसके सब टाइप्स भी अगर हम देखेंगे तो पता चलता है कि दोष ही जो है वो मेन फंक्शनिंग यूनिट वही है हमारी बॉडी की। जैसे अगर हम सेल बोलते हैं मॉडर्न में, तो हमारा फंक्शनिंग जो रहेगा वो दोषों से ही होगा। और जब दोष है वो प्राकृत अवस्था में है तब उन्हीं को ही धातु बताया गया है। हम्म। हाँ जी। ठीक है, तो आगे जाए हम। यस यस। ओके। तो अब हम देखते हैं कि दोष जो है वो बनते कहाँ पर है। तो दोष जैसे कि हमने देखा कि शुक्र शोणित के साथ ही जो मातृज और पितृज भाव, बाकी जो 4 भाव हैं उनके साथ ही वो हमारे गर्भ में वो आएंगे। तो सबसे पहले उनकी निर्मिति होगी।
जो शुक्र शोणित के साथ आ रहे हैं दोष, वो सबसे फर्स्ट स्टेज की। उसके बाद जो है अवस्था पाक के समय जो दोष बनते हैं, वो प्राकृत दोष बन रहे हैं। तो जो हम फंक्शन सब देख रहे हैं, सब टाइप्स का ये सब, तो वो बनते कहाँ पर है, तो जब अवस्था पाक होता है उसके साथ वो बनते हैं। और थर्ड जो है वो धातु निर्मिति के समय भी जो उपधातु बताए हुए हैं, श्लेष्मा, पित्त, ये सब, तो वो उसके समय भी बनते रहते हैं। तो ये 3 स्टेज में जो है वो दोषों की निर्मिति होती है। इसका हम चिकित्सा में क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि तीनों दोष जो है उनका मतलब उनके साम निराम के लक्षण है या फिर उनके टाइप्स, उनके स्थान, ये सब हमें पता है। पर उनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर ग्रोसर लेवल पे हम उनको कोरिलेट कहाँ पर कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी निरुक्ति क्या है। ठीक है। तो वा गति गंधनियो, ये वायु की निरुक्ति है। तप संताप है, वो पित्त की है। और श्लिष्ट आलिंगन है, वो श्लेष्म की निरुक्ति है। तो वा गति गंधनियो हो, उसका मतलब क्या है कि गति, ज्ञान, मोक्ष, ये सब उसके मतलब दिए हुए हैं। गति, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, मोक्ष, ये सब उसके कार्य है। और गंधन का मतलब होता है सूचन या उत्साह। मतलब अगर ये फंक्शंस को हम बॉडी में कौन सी सिस्टम के साथ देख सकते हैं, तो जो नर्वस सिस्टम में इम्पल्सिस जाते हैं, जो हमें सेंसरी कोई भी हमें पता चलता है, तो ये सूचन जो कर्म है वो वायु का कर्म है। मतलब कोई भी मोशन बॉडी में हो रहा है, कोई भी गति हो रही है, वो वात की वजह से है। तप संतापे मतलब पित्त के लिए क्या बताया है कि वो देह उष्मण, बॉडी में अग्नि जो है बहुत अलग अलग स्टेजेस पे अवेलेबल है। पर पित्त जो है वो पाचन से रिलेटेड जो भी अग्नि का कर्म है, वो जब कर रहा है, वो पित्त तप संताप है, वो उसका फंक्शन है। मतलब कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म कहीं पर भी हो रहा है, वो पित्त का कार्य है। और श्लेष्मा जो है वो क्या करता है, तो वो स्टेबिलिटी, फिक्सेशन, ये सब जो ग्रोस, हर जगह पे कॉम्पैक्टनेस बनाना, ये सब काम जो है वो श्लेष्म का है। तो ये उनकी हमें निरुक्ति से बहुत उनके ग्रोस लेवल पे उनके फंक्शंस हमें पता चलते हैं। तो वायु जो है वो मोशन के लिए, पित्त जो है वो कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म के लिए, और श्लेष्म जो है वो फिक्सेशन या स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। तो अब अगर वायु का हम डिटेल में देखेंगे, तो वायु जो है उसको क्या बताया हमने कि नर्वस सिस्टम से वो कोरिलेट करता है। तो नर्वस मतलब नर्व्स से हमें कोरिलेट नहीं करना है, क्योंकि वायु की क्वालिटीज ही क्या है, असंगात, अनवस्थित और अनासाध्य। मतलब क्या है कि वो निराकार है, उसको आकार नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो व्यक्त स्वरूप में नहीं दिखता। जैसे कि हमारे आसपास वायु अवेलेबल है, हम सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि वायु है हमारे आसपास, पर वो हमें दिखता नहीं है। पर दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कर्म नहीं है। तो वायु जो है वो कर्मानुमेय है, मतलब उसको मूर्ति है, पर वो व्यक्त स्वरूप में दिखता नहीं है हमें। तो इसकी वजह से उसके फंक्शंस के थ्रू हम उसकी प्रेजेंस जो है वो पता लगा सकते हैं। तो वायु जो है नर्व सिस्टम में से जो इम्पल्सिस पास होते हैं, उस स्वरूप में वायु काम करता है। सेंसरी हो, तो मतलब वो सूचन का कार्य जो है वो वायु कर रहा है। और उसकी क्वालिटीज बताई है, असंगात, अनवस्थित और अनासाध्य, जो चरक सूत्र का रेफरेंस है। अब वायु के जो 5 टाइप हमें बताए गए हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, इनके हमें स्थान भी पता है और इनके हमें फंक्शंस भी पता है। तो अब हम जब किसी भी पेशेंट में लक्षण देखेंगे, तो हमें इसमें रिवर्स अभी हमें सिस्टम से जाना पड़ेगा कि हमें जो लक्षण दिख रहे हैं, जो सिस्टम में प्रॉब्लम दिख रही है, तो वहां पे कौन सा वायु, कौन सा पित्त, कौन सा कफ अवेलेबल है, उसका कार्य क्षेत्र है जो दूषित हुआ है। तो उसके मुताबिक हमें जो है रिवर्स जाके पूरी संप्राप्ति बनानी पड़ेगी। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी फंक्शन है ना, वो प्राणवायु का कार्य क्षेत्र बताया गया है। फिर बॉडीली जो मूवमेंट्स हो रही है, वो उदान वायु के क्षेत्र में बताया गया है। सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, वो व्यान वायु के लिए बताए गए हैं। डाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, ये सारे कार्य जो हैं वो समान वायु के स्थान में बताए गए हैं। और लंबर और सेक्रल के जो नर्वस सिस्टम के ब्रांचेस हैं, वो अपान के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो अगर हमें बहुत इनिशियल स्टेजेस पे कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है, तो भी कौन से स्थान पे विकृति हुई है, वो किस वायु का, किस दोष का स्थान है, उसके मुताबिक जो है हम उसको संप्राप्ति में बिठा सकते हैं कि क्या दूषित हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम पित्त का देखते हैं। और ये हम अगर टाइप्स की भी बात करें,
तो हमने आयुर्वेद में सिर्फ 5 टाइप्स बताए हैं वात के, क्योंकि आयुर्वेद में जितना भी फंक्शन बताना था, जितना भी कुछ कार्य था, वो 5 टाइप से हो गया है। पर अगर हम योग की कुछ संहिताएं देखें ना, तो उसमें 72,000 नाड़ियां ये बताई गई है वायु के प्रकार। मतलब हर एक नाड़ी में से अलग अलग वायु जाता है, ऐसा दिखाया गया है। उसके अलावा भी बहुत संहिताओं के अलग अलग वायु के टाइप्स बताए गए हैं। तो मतलब इसका टाइप्स का सिग्निफिकेंस कितना है, तो उनका सिर्फ कार्य हमें देखना है कि हर एक जगह के अनुसार उसका कार्य अलग है, इसके लिए उसको अलग बताया गया है। पर ऐसे कुछ एनाटोमिकली वो अलग नहीं है, जैसे कि प्राण का स्थान जहां पर है तो उसके अलावा वो कहीं पर होगा ही नहीं, क्योंकि वायु जो है, पूरे सब दोष जो है वो हर एक बॉडी में हर जगह घूम रहे हैं, पर उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार उनके टाइप दिए हुए हैं। तो इसलिए आवरण की संप्राप्ति भी समझते टाइम हमें ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए माइंड में कि उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार उनके टाइप्स हैं। बाकी एंटिटी पूरा वायु जो है वो एज अ होल ही काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो वायु अब जो है वो कहाँ कहाँ बनता है, तो एक तो है कटु अवस्था पाक में बनेगा वो, जो कि मूर्त वायु बनेगा कटु अवस्था के समय। उसके बाद कटु अवस्था पाक के समय ही जो पंचमहाभौतिक वायु बनेगा, जो कि बॉडी में जहां पर भी रुक्षता, जहां भी काठिन्य, सौशीर्य, ये सारे गुणों की जरूरत है, वहां पर जाके वो सीधा वहीं पर ही काम करेगा। तो ये भी एक वायु जो है वो बनता है अवस्था पाक के समय, जो पंचमहाभौतिक वायु है, जो बॉडी में जहां भी उसके जैसे कर्म गुण की जरूरत है वहां पर जाके वो कार्य करता है। और उसके अलावा जो वायु हमारे आसपास है, जो हमारी त्वचा के साथ हमेशा हमेशा ही वो कांटेक्ट में है, जिसका हम श्वसन में अंदर लेते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये भी एक वायु का प्रकार ही है, जो हमारे बॉडी के बाहर है, पर वो फिर भी हमारी बॉडी के अंदर के वायु के साथ वो उसका फंक्शन साथ में रहता ही है, जैसे कि हम श्वसन करते हैं तो वो। तो ये हुए वायु के 5 टाइप्स हुए, और उसके हमने ग्रोस फंक्शंस देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि पित्त। तो पित्त और अग्नि, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पित्त जो है वो अग्नि जो है, अग्नि वर्क्स थ्रू द पित्त, मतलब अग्नि जो है वो बहुत, उसको प्राण बताया गया है, उसको शरीर का बल बताया गया है। और जब तक शरीर में अग्नि है तब तक हम जीवित है, ये बताया जाता है। तो अग्नि जो है वो सिर्फ पचन के अलावा भी बहुत सारी जगह पे वो उसका कार्य रहता है। पर पित्त जो है, जो जितना मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है अग्नि का, वो पित्त के थ्रू काम करता है। और जो द्रवत्व गुण है वो अग्नि में नहीं है पर पित्त में है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब पित्त को क्या बताया गया है, पित्त अग्नि रेव शरीरे पित्तांतर्गत, फिर उसके सारे कर्म हमें पता है चरक सूत्र में दिए हुए हैं। तो जो भी शरीर में हम कुछ भी हम पदार्थ लेंगे, तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो पित्त करेगा। और वो जो केमिकल रिएक्शन पूरा होगा, मेटाबॉलिज्म, वो कार्य जो है पित्त का है। मतलब ये क्या हुआ कि फिजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कन्वर्ट करता है जो जितने भी केमिकल्स, जितने भी हमने आहार खाए हैं, उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, मतलब कि जिसको हम पांच महाभौतिक स्वरूप में शरीर में उसका एसिमिलेशन हो सकता है, ऐसे स्वरूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब उसके सब टाइप्स के हमें फंक्शंस हम देखते हैं। तो पाचक पित्त क्या करता है, वो डाइजेशन करता है। आलोचक पित्त का मेन फंक्शन जो है वो विजन के साथ रिलेटेड है। ब्राजक पित्त का टेम्परेचर मेंटेनेंस के साथ है। साधक पित्त जो है वो हृदयस्थ, तो उसका काम क्या है, करेज, प्लेजर, हैप्पीनेस, मतलब इसका काम जो है वो ओज, सत्व और मनोव स्रोत के साथ ज्यादा रिलेटेड है। अब रंजक पित्त के बारे में बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। उसके बारे में क्या बताया जाता है कि उसका कुछ एक्सटेंसिवली ऐसे कंप्रिहेंसिव वर्क कुछ नहीं दिखता पित्त का। पर जो भी रक्तसारता के लक्षण दिखते हैं हमें शरीर में, क्योंकि हमें पता है कि जब रस से रक्त बनता है, तो वहां उस जगह पे रंजन का कार्य जो रंजक पित्त करता है। तो मतलब रक्तसारता के जहां पर भी लक्षण दिखते हैं ना, वो फंक्शन रंजक पित्त की वजह से हुआ है। और पांडु में हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इम्पेयर हुआ होता है, क्योंकि उसमें वर्ण कैसा हो जाता है, पांडु जैसा, मतलब थोड़ा उसका वर्ण कम हो जाता है। तो ये लक्षण भी है वो रंजक पित्त के साथ रिलेटेड है, तो रक्तसारता भी आती उसी से आती है। और अगर पांडुता है कहीं पर, तो वो भी रंजक पित्त के फंक्शन को डिरेंज होने की वजह से होता है। और आलोचक पित्त का हमें पता है कि नेत्र को बताया गया है कि तेजो महाभूत प्रधान है। ऐसे ही ब्राजक पित्त का हमें कहाँ पर डिरेंजमेंट देखता है, तो हम वात रक्त या फिर कुष्ठ के लक्षण देखते हैं, जहां पर स्पर्श की हानि हुई है, स्वेदन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो ये वैवर्ण्यता है। ये सारे जो कुष्ठ के और लक्षण है, तो वो दिखाता है कि ब्राजक पित्त कहीं पर इम्पेयर हुआ है। तो ये सारे लक्षण हमने जो देखे वो उनके सब टाइप के अनुसार उनके ग्रोसर लेवल पे लक्षण थे। इसके बाद अगर कफ का हम देखते हैं,
तो कफ किसके साथ रिलेटेड है? तो कफ नाम आते ही हमें क्या आता है? फिजिकल बल्क, जॉइंट और मसल्स की स्ट्रेंथ, वाइटलिटी है, इंटेलिजेंस है, अलर्टनेस है हमारा माइंड का, वो सब जो है वो कफ के साथ रिलेटेड है। तो कफ जो है इन बॉडी में पूरा कॉम्पैक्टनेस बनाए रखने का, उसका स्ट्रेंथ, कफ को बल, प्राकृत कफ जो है उसको बल बताया गया है। तो मतलब कफ का इंपॉर्टेंस इस चीज के लिए बहुत ज्यादा है। तो उसके सब टाइप के अनुसार उसके कर्म क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि अवलंबक कफ है, उसको बताया गया है कि नरिशमेंट और ह्यूमिडिटी देता है उसके, और उसका कार्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो चेस्ट के आसपास है। तो वहां पर जितने भी ऑर्गन है वहां पर लुब्रिकेशन, नरिशमेंट, ये सब काम जो है वो अवलंबक कफ देता है। क्लेदक कफ का कार्य क्या है? तो वो बोलस, हम जो भी कुछ भी आहार लेंगे उसको मॉइस्ट करके, उसको लुब्रिकेट करके नीचे अच्छे तक नीचे तक पहुंचाता है, जिससे क्या होगा कि पाचक पित्त का कार्य जो है वो और अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद है बोधक कफ, तो टेस्ट का परसेप्शन होता है। तो ये जो क्लेदक और बोधक कफ है, तो हमें पता है कि हमारे टंग, मतलब जहां से जीआईटी, हमारे मुख से शुरू होके जहां तक पूरा जीआईटी फैला हुआ है, हर जगह पे ग्लैंड्स रहती है, मस्क, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो वो सभी का काम एक कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन का रहता है, जिसको हम कफ के, ये अब क्लेदक और बोधक कफ के कार्य के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद तर्पक कफ है, तो तर्पक कफ जो है उसका काम भी वही रहेगा, पर वो इंद्रियों को तर्पण करेगा। तो वो कहाँ पर होगा? जैसे कि हमारे ईयर्स में एंडोलिम्फ रहेगा, या फिर हमारी लेक्राइमर ग्लैंड्स है, या फिर सीएसएफ है। तो ये सब कार्य तर्पण का जो इंद्रियों का तर्पण का कार्य जो है वो तर्पक कफ करेगा। और श्लेषक कफ है, वो क्या करेगा? तो वो साइनोविल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स के आसपास अवेलेबल है, जो बेटर लुब्रिकेशन के लिए काम करेगा। तो ये भी श्लेष्मक कफ जो है वो कफ का प्रकार है जो जॉइंट्स के आसपास दिखेगा। तो इन शॉर्ट हम देखेंगे कि सभी कफ जो है उनके कार्य क्या रहेंगे, तो वो नरिशमेंट देंगे या फिर कोई लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने देखा कि सभी सब टाइप के अनुसार उसके क्या ग्रोथ लेवल पे उसके फंक्शंस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोष जो है वो जब उनकी नॉर्मल मात्रा में द्रव्यतः, गुणतः और कर्मतः जब वो प्राकृत है, तब वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब किसी हेतु सेवन की वजह से उनकी द्रव्यतः, गुणतः और कर्मतः किसी भी वजह से उसकी वृद्धि, क्षय या दुष्टि हुई है, तो उस कंडीशंस में वो पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट हमें दिखाएंगे, जिससे हम हमें पता चलेगा कि आगे कौन कौन सी धातु है या मल जो है वो दूषित हुए हैं, और हम पूरी संप्राप्ति जो है वो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, जब मैंने पहला क्वेश्चन जब पूछा कि प्रकोप जो है वो क्या है, मतलब स्थान का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रकोप हम किसको बोलेंगे? तो प्रकोप का मतलब ये नहीं है कि कोई एक दोष जो है वो एक स्थान से दूसरे किसी दोष के स्थान में चला गया। क्योंकि हमने जब कैरेक्टरिस्टिक देखे तभी हमने देखा कि जो दोष तो है वो पूरी बॉडी में ही घूमते रहते हैं, तो हम कैसे प्रकोप डिफाइन करेंगे, कि वो कैसे प्रकोप बोलेंगे? तो प्रकोप का मतलब क्या है? कि कोई भी दोष जो है वो उसके द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः वो वृद्धि हुई है, वो क्षीण हुए हैं, या तो फिर उसमें किसी भी तरह की विकृति आई है, इसको हम प्रकोप बोलेंगे। और चरक में ये रेफरेंस मिलता है कि स्थान जिसको हम बताते हैं ना, हमें पता है कि प्रकोप की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि दोष जो है वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरों के स्थान में जाते हैं। पर जब हम स्थान की टीका देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्थान इति स्वमान अवस्थानम, और स्वमान का मतलब क्या है? द्रव्यतः, गुणतः और कर्मतः। स्वमान मतलब उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो क्वांटिटी है, उससे जब वो डिरेंज होगा, मतलब बढ़ेगा भी या कम भी होगा, तो उसको हम प्रकोप बोलते हैं। तो इसलिए मतलब स्थान को जानना क्यों जरूरी है? तो वो उनके प्रभव स्थान है, मतलब जब हमें उनका शोधन करना है, या फिर हमें उसकी संप्राप्ति कहाँ से शुरू हुई है वो देखना है, तब हमें उनके प्रभव स्थान देखने पड़ेंगे, मतलब जहां पर वो बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, जो कि उनके स्थान हमें मिलते हैं। पर वो हमें इसके साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरे ही बॉडी में अवेलेबल है। इसकी वजह से प्रकोप की संकल्पना हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो त्रिदोषज्ञ हम टर्म देखते हैं, तो त्रिदोषज्ञ का मतलब क्या है? मतलब सभी दोषों का क्षय करेगी या फिर सभी दोषों पे काम करेगी औषधि, क्या मतलब है? तो दोष, अब किसी भी संप्राप्ति में अगर हम देखेंगे, तो अंशांश कल्पना हमें पता है कि हमें तरतम भाव से देखना होता है। क्योंकि कोई भी व्याधि जो नानात्मज व्याधि है, वो भी क्या बोलते हैं कि वात की नानात्मज व्याधि है, तो मतलब कि उस संप्राप्ति में वात तो रहेगा ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दोष जो है वो एकदम ही अच्छे से ही रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? त्रिदोषज्ञ औषधि जो भी है, उनका भी
एक तरतम दिया हुआ होता है कि कोई जो है वो पित्त पे ज्यादा काम करेगी, कोई कफ पे ज्यादा करेगी, कोई वात पे करेगी। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किसी भी चिकित्सा के लिए हम औषधि का चयन करते हैं, तब कि दोष के गुण कौन से हैं और किस कौन से गुण की वृद्धि क्षय हुई है, इसके तरतम के अनुसार हम जो है वो द्रव्य को चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम एक जो मैंने ग्रुप में फोटो भेजा था उसकी हम बात करते हैं। तो हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए हम दोषों को संकल्पना को हम समझ रहे हैं, पर एक रिसर्च पेपर जो है वो दिखाता है कि जो त्रिदोष का सिस्टम है ना वो इतना यूनिवर्सल है कि वो हम किसी भी मतलब एक सेल्यूलर बॉडी के जो एनिमल्स है उससे लेके बहुत सारे हर एक एनिमल के लिए हम ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फोटो में क्या बताया है, फिगर जो दिया हुआ है उसमें बताया है कि द थ्री नेसेसरी फंक्शंस ऑफ एनी नॉन ट्रिवियल ओपन सिस्टम। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या, कि जो भी हम ये जैसे कि एक सिस्टम यहाँ पे सर्कल दिखाया गया है, तो ओपन सिस्टम में तीन फंक्शंस होते हैं। एक तो इनपुट, उसका टर्नओवर होगा, फिर वो आउटपुट में जाएगा, पर उसके बीच में क्या है, कुछ जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जो इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है वो वायु के साथ कोरिलेट किया गया है। हाँ। और जो टर्नओवर है, जो भी कुछ अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो पित्त का फंक्शन बताया गया है। और जो भी स्टोरेज होगा, जो भी हमारा बल्क रहेगा बॉडी में, वो फंक्शन जो है वो कफ का रहेगा। तो इस पेपर में जो है बहुत मतलब हर एक सब टाइप के अनुसार ये दिखाया गया है कि इनपुट आउटपुट, जैसे कि हम देखेंगे कि वायु का अगर हम देखते हैं, समान और अपान वायु जो है, तो उसका क्या रहेगा कि वो न्यूट्रिशन अंदर लेंगे और वो जो भी मल स्वरूप है चीजें वो बाहर निकालेंगे। तो इनपुट हुआ, उसके बाद उसके ऊपर टर्नओवर हुआ पाचक पित्त के द्वारा, और उसके बाद आउटपुट हुआ और कुछ चीजें जो होगी वो स्टोर हुई होंगी। उसके बाद हम अगर प्राण और उदान वात का देखें, तो क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेंगे, उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम वो बाहर निकालेंगे। और व्यान वायु जो है उसको हम स्वेट के एक्सक्रीशंस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही रंजक पित्त का क्या बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव फंक्शंस है, पाचक पित्त के साथ वो काम करता है। तो जो भी प्राण और अपान प्राण के द्वारा अंदर आया होगा वो समान वायु के साथ और पाचक पित्त के साथ मिक्स करके कुछ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो है अपान वायु के द्वारा वो नीचे से मतलब जो भी मल स्वरूप है वो हमारा निकल गया। ऐसे ही मतलब जब भी रस से रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वहां पर कौन कौन से दोष अब थे, तो पाचक पित्त था, रंजक पित्त था और समान वायु भी था, जो कि बहुत डोमिनेंटली उन्होंने काम किया रस से रक्त को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वैसे ही जब हम देखेंगे कि बोधक कफ है, तो वो म्यूकस फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में जितने भी होंगे, मतलब वो टंग के बोधक कफ का अगर बात करेंगे तो टंग पे जो भी म्यूकस फंक्शन होंगे वो सब एनर्जी स्टोरेज और ये सब बोधक कफ करेगा। ऐसे ही सब सब इस पेपर में दिखाया गया है कि पूरी जो भी हम किसी भी अगर एनिमल को ले लें, कोई भी सिस्टम ले लें, तो वो इसी इसी त्रिदोष का जो यूनिवर्सल सिद्धांत है उसी पे काम करता है। तो मतलब हम जब चिकित्सा के लिए देखेंगे तो हम उसको उस नजरिए से देखेंगे। और इसको मतलब ये इतना यूनिवर्सल सिस्टम है कि अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो इसका हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चिकित्सा के लिए भी हमने जैसे देखा कि हम रस का हमने जैसे पहला हमने लेक्चर हुआ तो रस का हमने गुण देखे कि कौन से रस के कौन से गुण हैं, कौन से वीर्य विपाक से वो कार्य करता है। तो उसके मुताबिक हमें दोष जो हम संप्राप्ति में ढूंढेंगे, जिसके गुण हम देखेंगे कि कौन से डिरेंज हुए हैं, उसके मुताबिक जो हम है रस उस रस वाली उस वीर्य विपाक वाली औषधि को मैच करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले हम संप्राप्ति बनाएंगे दोषों के अनुसार, और जो भी हम रोगी परीक्षा करते हैं उसमें भी क्या देखते हैं, हम दोषों के लक्षण ही देखते हैं। तो इससे हम दोषों से क्या कर सकते हैं, हम उसकी संप्राप्ति बनाएंगे पूरी, और उसके मुताबिक जो भी सबसे बेस्ट सूटेबल रस वाले द्रव्य हैं वो हम उसको चूज करेंगे। तो ये जो है उसका दोषों का क्लिनिकली इंपॉर्टेंस दिखाता है। सो आई थिंक मेरी तरफ से इतना जो मुझे समझ आया था वो मैंने बताया है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी को कुछ इनपुट देने हैं तो भी दे सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? तो
हेलो। हाँ। हाँ सर। हाँ, थोड़ा आवाज कम आएगा तो मतलब बाहर का पब्लिक। हाँ। ये जो दोषों की संकल्पना है, मैं पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, पर हम्म। जो शिवानी ने बताया कि दोषों की उत्पत्ति जो है, सूक्ष्म दोषों की उत्पत्ति तो शुक्र शनि समवाय के समय ही हो जाती है, पर हम्म। नित्य दोषों का पोषण जो है वो आहार रस से ही के हम्म। अवस्था पाक से होता है। तो चिकित्सा में सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है, क्योंकि एक बार प्रकृति दोष बन गया, प्राकृत दोष बन गए, तो उनका पोषण या फिर उनका जो भी क्षय या वृद्धि के हेतु है, ये सब आहार और विहार से ही है। तो इसके बारे में मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना थोड़ा, कि तृतीय अवस्था पाक में जैसे वात का उत्पत्ति होती है वात दोष की। तो मुख्यतः इसीलिए शायद देखा जाए तो सारी जो मोस्टली अपानी दवाई दी जाती है वो तीसरे मतलब खाना खाने के बाद दी जाती है। तो दोषों की उत्पत्ति के लिए ऐसा मतलब मैंने जिनसे पढ़ा है कि दोषों की उत्पत्ति के लिए आहार रस जरूरी है, तो उसी क्रम से आहार का सेवन भी जरूरी है। तो तुम आहार का क्रम देखोगे तो वो इसी हिसाब से है कि तुम देखोगे कि उन दोषों की ज्यादा वृद्धि भी ना हो और क्षय भी ना हो। तो इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले मधुर रस का सेवन बताया गया है, ना कि जो मोस्टली लोगों का होता है। तो इस पर थोड़ा सा बात डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल मे भी हम, बिल्कुल। हाँ मतलब अग्नि का जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे तब शायद इसके बारे में हम ज्यादा और बात कर सकते हैं। हाँ, मुझे बस उससे पहले एक थोड़ा मतलब, ताकि जो अभी इधर यूजी के स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनको ज़्यादा विजुअलाइज हो, हम्म। उसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल देना था। तो बेसिकली अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे कि कोई भी एरिया आप इमेजिन करो जहाँ पे एक वाटर का सोर्स है जो नदी है, तो वो नदी ही उधर पोषण ला रही है। उधर की सब क्रिया जो है वो नदी के फ्लो पे डिपेंडेंट है। और इस पूरे इकोसिस्टम में जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ हम अग्नि है या उस पित्त का काम है ऐसे बोलेंगे। तो जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, ठीक है, वो पित्त का काम है। वो पानी का जो फ्लो है उसको मेंटेन रखना सब जगह पे, वो वात का काम है। और जो पोषण ला रहा है वो कफ का काम है। और जो पूरी सिस्टम जो बनी है वो सब धातु है। तो जो यही लॉजिक आप अगर हर एक अवयव को, हर एक शरीर के भाग को देंगे और उनको अलग अलग नाम देंगे, तो जहाँ जहाँ भी चेंज हो रहा है वो पित्त का काम है। जहाँ भी कोई क्रिया हो रही है, जैसे अपने वात कला के लिए अध्याय अगर पढ़ा, तो उसमें एक भी क्रिया नहीं छोड़ी जो बात नहीं करता। शरीर में हर एक क्रिया, इंद्रियों का अर्थ की तरफ आकर्षित होना, ये क्रिया भी वात की क्रिया है। इधर से लेके स्थूल रूप में जो हम पेरिस्टालसिस वगैरह देखते हैं वो उस उधर तक। तो जो भी क्रिया है, जहाँ भी कोई मोशन है वो वात का काम है। जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ए चीज बी में कन्वर्ट हो रही है, वो पित्त का काम है। और जहां भी स्टोरेज और पोषण है वो कफ का काम है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग टाइप्स में उनको बांट दोगे, तो वो अलग अलग गुण से कम ज्यादा उनका काम रहता है। कहीं पे कफ का गुरु गुण से ज्यादा काम रहेगा, कहीं पे पिच्छिल गुण से ज्यादा काम रहेगा, कहीं पे पित्त का सरगुण से ज्यादा काम रहेगा। तो उस हिसाब से हम उनके अलग अलग टाइप्स सोच सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो क्रियात्मक जो चल रहा है शरीर में वो सब इन तीनों पे ही चल रहा है। और उनके सब टाइप्स पे चल रहा है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट और डिस्कस नहीं करना है तो फिर सूची वाला हम देख सकते हैं शायद, अगर टाइम है तो। किसी को कुछ ऐड करना है? अक्षय, आशुतोष, शरयू, अंजलि। आशुतोष थोडा थोडा बोलला तर बेटर होईल. आशुतोषला थोडा याच्यावर जो काहीतरी. आशुतोष ज्वाइन हुआ है जाते हा. गावकर है, कौन है? हो हो. आशुतोष जाते हो का. हाँ। आशुतोष थोडस बोलला तेच ना, आशुतोष तेच थोड़ा। जाते का सर. हा.
हिंदीत बोलणं अपेक्षित आहे. हो. हाँ. अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है. ग्रंथोक्त जो संदर्भ है वो बहुत अच्छे लिए है. एक सिर्फ चिंतनीय विषय है. मैंने पूरा नहीं सुना है, पर ये जो चिंतनीय विषय है कि किसी भी क्रिया का विश्लेषण ये तीन ही तत्वों में करना, वात पित्त और कफ में. ऐसे इन ऋषियों को क्यों लगा होगा सर्वमिदं पांचभौतिकम करके ये पांच तत्वों में उसका आगे जाकर सूक्ष्म विश्लेषण करना. और आज की जो थियरी है, आज की जो फिजियोलॉजी है, उसका जो अप्रोच है, और तो ये है, ये चिंतनीय विषय है. और ये मुझे लगता है ये खत्म ही नहीं होगा. इस पर जितना चिंतन करें उतना कम ही है. पर मुझे लगता है कि उन्होंने सृष्टि में ये तीन ही तत्व देखे, उसके विश्लेषण कर करके ये तीन तत्वों पर आए हैं. और इससे ही सब हमारे क्या बोले सिद्धांतों की रचना हुई है. तो ये दोषों का जो है, इसका इसके ऊपर ये तीन ही तत्व क्यों है, इसके ऊपर किसी का चिंतन हो तो यहाँ जरूर रखे, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, एक्चुअली एग्जैक्टली तीन ही तत्व क्यों है, इस पे चिंतन ज्यादा नहीं किया था. और बीच में एक डिस्कशन ऐसे ही मैं कर रहा था, शायद अक्षय अक्षय से ही कर रहा था कि थोड़ा मतलब वो डिस्कशन ऐसा था कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद नहीं, हमारे दर्शन जो है उनमें अंतर, मतलब एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल तात्विक रूप पे क्या अंतर है. तो अगर बहुत ज्यादा लॉजिकली भी हम सोचेंगे, जिनको योग दर्शन से सब चीजें सत्य जो है पता चल गया, उनकी बात अलग है. पर नॉर्मल डिबेट से जो भी शास्त्र डेवलप हुआ है, ऐसे भी पकड़ा कि सभी शास्त्र सिर्फ ऑब्जर्वेशन और डिबेट से ही तैयार हुए. तो भी जब से सूक्ष्म जो भी चीजें हैं, जो माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, एटम्स दिखने लगे, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस वगैरह दिखने लगे, तो द्रव्यात्मक जो जो सृष्टि है, सृष्टि किससे बनी है वगैरह वगैरह, इस पे ज्यादा फोकस गया है. वर्सेस हमारे शास्त्र में सब क्रियात्मक ज्यादा बताया गया है कि किससे क्या हो रहा है, किस गुण की वजह से हो रहा है, इस पे ज्यादा चिंतन है. वो वाह. द्रव्य जो है उसका भी एनालिसिस कर्म, मतलब गुण जो है वो नहीं करते हैं नहीं, तो कर्म के बेसिस पे एनालिसिस ज्यादा है, ना कि उसके द्रव्यात्मक स्वरूप के बेसिस पे. ऐसा थोड़ा एक डिस्कशन हुआ था. वाह. मुझे भी ऐसा ही है कि वायु का वर्णन, वायु हम्म. पित्तम कफश्चैति, वायु क्रमशः प्रथम उल्लेखित है. हम्म. और वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्. एक थोड़ा अलग है. ये हम्म. तीन क्यों है, ये इसका चिंतनीय थोड़ा नहीं है, ये थोड़ा अलग बोल रहा हूँ. पर मुझे कैसा एक विचार किया था कि किसी भी एखादा एक वाक्य है, तो वाक्य को समझना है, कर्ता कर्म समझना है, तो क्या करना है, तो पहले क्रियापद को पकड़ना है. तो बिल्कुल. क्रियापद हाथ में आ जाए तो उसको क्या विभक्ति लगी है, क्या प्रत्यय लगे हैं, तो वो दिखाएगा कि कर्ता प्रथमा में है, द्वितीया में है, कर्म है, क्या है. तो इसी हम्म. तरह से क्रियापद को समझेंगे तो ये दोनों हाथ में लग जाएंगे. पित्त और कफ की जानकारी हो जाएगी, उस वो समझ में आ जाएंगे. तो इसीलिए वायु का अभ्यास, ये गति का अभ्यास, अलग अलग गतियों का अभ्यास, और नाड़ी परीक्षा में भी ये गतियों का ही अभ्यास है. तो ये जो गति है, तो वायु के बावजूद ये हो ही नहीं सकती है गति, ऐसी हमारी धारणा है. तो ये जो गति है, तो इसीलिए वो पहले उसका उल्लेख हुआ होगा. तो वो तत्र वर्षन्ति मेघवत् पित्तम पंगु कफ पंगु. तो
ये जो क्रियात्मक अभ्यास है, क्रिया शरीर का अभ्यास करते वक्त चिकित्सा का विचार करते और पैरेलली जब हम कर रहे हैं, तो ये वायु का विचार सूक्ष्म सूक्ष्म और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये वायु का विचार ही सब राज ये सब हमारे सामने लाएगा, ऐसे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब ये तत्रवर्षंति मेघवत का ही थोड़ा एग्जाम्पल और खींचा हमने कि जो बेसिक वाटर साइकिल है, हम्म, तो जो पानी है उन उसको मान लो कफ पकड़ लिया, उससे पानी और पृथ्वी को, वैसे भी वो जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान ही है। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाके फिर उससे बादल बनते हैं, ये हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन में अग्नि लगता है, वहां पित्त का काम, मतलब उस एंगल से मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा ऐसे सभी चीजें अगर क्रियात्मक सोचने लगे हम तो कैसा अपना मतलब सोचने की एबिलिटी डेवलप होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला, कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का या द्रव्य का करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक केमिकल कंपाउंड से दूसरे केमिकल कंपाउंड में, जैसे भी आपको समझ में आए, वहां पित्त का काम है। पर जो क्रिया सब है, जो पानी की लहरों से लेके बादलों का जमीन पे आके बरसने तक, ये क्रियात्मक काम सब वायु का है। पर हम्म। द्रव्यात्मक जो भी है वो कफ है, और जहां जहां चेंज आ रहा है वहां पित्त है। ये जो तीन ही दोषों को पकड़ना है ना, संगीत में ऐसा है, श्रुतियां हैं। श्रुति मतलब आवाजें बहुत हमें सुनाई देती है, पर एकदम परफेक्ट सुर लगाना, और साथ ही सुरों को चुनना, ये जो है ना, ये 1000 फ्रीक्वेंसीज हम जनरेट कर सकते हैं, पर उनमें से सुरीली जो है वो एकदम परफेक्ट है और प्रिसाइज है। वैसे इन ये दोषों के क्या बोलते हैं उसे, उसके कंपोजिशंस और इनके अलग अलग है, पर ये तीन पिन पॉइंट पकड़ना, एक का गति का काम है, एक का परिणमन का काम है, और एक का स्थिरता देना है। और इनमें ही इन तीनों का लेकर ही विश्लेषण करते रहना, ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है ये सब सभी का राज खोलेगी। ये चिंतनीय, बहुत चिंतनीय है, और इस पर चर्चा कर सके। हेलो, ऑडिबल है? यस। हाँ। हाँ हाँ। मैं सर के पास जब जाता था तो ये सवाल मैंने सर को पूछा था कि सर सुश्रुत में अब जब हम बात करते हैं तो रक्त को लगभग दोष के आसपास रखा गया है। तो प्रसाद सर तब कहते थे कि क्या है ना कि दोष जो है ना, तीन जो है, वो पाई की वैल्यू की जैसा है कि पाई की मिनिमम वैल्यू जो है 3.14 है। उसके आगे आप जितना मैथ्स, अभी कोई मैथ्स में अगर करता है तो कितना भी मैथ्स करते जाओ आगे इन्फिनाइट आता जाता है, वो ऊपर चला जाता है 3.1467, और वो आगे आप जितना डिविजिबल करोगे आगे आगे उसका एंड नहीं है। तो गुणों का जो कोई संकुलन है, मतलब एक कोई मिक्सचर है जो मिनिमम हो सकता है, मिनिमम डिविजिबल, दैट इज 3। मतलब अभी जैसे शिवानी ने इस पे बताया कि चरक ने 3 डिवीजन किए, 5 डिवीजन किए वायु के। फिर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन सुश्रुत जी का है कि उन्होंने पित्त के किए। फिर कफ के बाद में वाग्भट ने 5 डिवीजन किए। तो आगे चल के अगर हम लोग चाहे तो और डिवीजन कर सकते हैं करने के लिए, पर उससे प्राप्त क्या होगा, तो ये मिनिमम 3 है। तो ये मिनिमम 3 जो डिविजिबल है, इसी पे जो जैसे आशुतोष ने कहा, बहुत चिंतनीय विषय है कि बस इनका बेस पकड़ के आगे की चीजें सोची जा सकती है कि इसका एटलीस्ट ध्यान रखना है कि मतलब मैं प्राण का अगर व्यान कर दूं तो चिकित्सा में बहुत फर्क नहीं आने वाला है, मतलब मिनिमम डिविजन पे। बट अगर मैं सीधा वात का पित्त कर दूं तो डिविजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आगे की जो बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस है वो 3.14 के आगे के जो नंबर है, तो नाड़ी चिकित्सा हो गई या कोई बहुत सूक्ष्म लेवल पे चिकित्सा में दोषों की गति के ऊपर ध्यान देता है, तो वो 3.14 के आगे की बातें है। बट एटलीस्ट 3.14 तो किसी चिकित्सक को पहुंचना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रंथकारों ने इसे कंसीडर किया है कि 3 दोष मिनिमम है। तुझं काय म्हणणं आहे आशुतोष किंवा मला याच्यावर जरा? नहीं नहीं, बढ़िया है उदाहरण, योग्य सही है। है। सही है।
ये सूक्ष्म सूक्ष्म है ना, ये इसका इसका जो अभ्यास है ये वायु का अभ्यास है। मुझे लगता है एक बार वायु के ऊपर भी बोलेंगे, जैसे अग्नि है। इन तीन दोषों के ऊपर कौन सी भी घटना जो का क्रम है, ये तीन चीजों में हम बिठा सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो अब आप सुन रहे हैं, तो प्राण की क्रिया है विकार करना, उसके ऊपर परिणमन हो रहा है, उसका धारण ग्रहण स्मरण हो रहा है, और उसका धारण हो रहा है अल्टीमेटली, कहीं तो वो स्टोर हो रहा है। तो ऐसे कौन से भी चीज को, कौन से भी घटनाक्रम को हम इसमें बिठा सकते हैं, कौन सा भी हो वो। रोग और रोगी के संदर्भ में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है, तो इसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म अभ्यास है, और ये दृष्टांतों के साथ, तो ये चिकित्सा करने में ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ शेयर करना है? किसी को कुछ शेयर करना है या डाउट है तो पूछ लीजिए। मला वाटतं दोषांवरच पुढचे पण काही लेक्चर कंटिन्यू करू. हम दोषों पे कंटिन्यू करेंगे कुछ लेक्चर्स, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक हम्म। एक 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 कवर हो जाएंगे। तो शिवानी ने अभी स्टार्ट किया है, तो इसी को पूरा धीरे धीरे कवर करेंगे तो अच्छा एक आइडिया रहेगा। एक हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है अभी, डाउट है तो पूछ लो, कुछ शेयर करना है तो करो। नहीं तो जो एक दो पॉइंट रह गए थे कल के सूचेकर के लेक्चर में वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद भी किसी को कुछ डिस्कस करना है तो करेंगे। और फिर अगले हफ्ते अलग टॉपिक लेके फिर से हम रखेंगे सेशन। कुछ बताना है किसी को, कुछ डाउट है? ओके। तो बेसिकली कल के सूचेकर के लेक्चर में एक चीज बताना रह गई थी, क्योंकि बाकी डिस्कशन में काफी वक्त हो गया। तो सूचेकर का जैसे हमने देखा कि पित्त के कौन से गुण के बढ़ने के कारण उसका सबसे ज्यादा यूज है, उसका अधिकार क्या है, उसमें से एक एक व्याधि हमने डिस्कस किया। उसके बाद थोड़ा अलग जो पांडु का मैंने बताया, उस पे भी सबने चिंतन करना चाहिए। और एक जो क्लिनिक में अच्छी तरह से रिजल्ट लेके जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे कि एकेरी जो भस्म हम यूज करते हैं, तो उसमें पित्त के ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर पित्त में यूज करना है तो उसमें से एक उभर के आता है भस्म, वो है रौप्य। तो एक पेशेंट की केस मुझे शेयर करनी थी कि उनको बहुत जीर्ण अम्ल पित्त की हिस्ट्री थी, और अभी मज्जादुष्टि के भी लक्षण दिखने लगे थे। तो जैसे आपको पता है कि मज्जा पित्त और ग्रहणी ये तीनों रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से वो संप्राप्ति जा रही थी, ऐसा मेरा अंदाजा था। तो उनको पार्किंसंस का अर्ली स्टेज का डिटेक्शन शुरू हो गया था। तो बेसिकली अम्ल पित्त की हिस्ट्री देखते हुए वो जैसे मैंने कल साइटिका की भी एक शेयर की थी केस कि अम्ल पित्त की हिस्ट्री थी, और अभी साइटिका के लक्षण दिख रहे थे, पर अम्ल पित्त के कुछ भी लक्षण नहीं बचे थे। उन्होंने काफी 5-6 साल तक एंटासिड खा खा के पूरे सिम्टोमेटिक रिलीफ तो पा लिया था। तो उनको सिर्फ कैसे रक्त दुष्टि और पित्त पकड़ के सिर्फ महातिक्त घृत सूचेकर और एक अनुलोमक द्रव्य के साथ उनका पूरा साइटिकल पेन गया था, वैसे ही इस पार्किंसंस के केस में वात प्रकोपजित ऐसा जो रजत भस्म के बारे में बोला है, वो सोच के, और पित्त पे काम करने वाला सबसे अच्छा रजत भस्म है, ये दोनों चीजें सोच के सुवर्ण सूचेकर रजत भस्म महातिक्तक, और बाकी जो अवस्था अनुसार कभी थोड़ा विरेचक या कभी अनुलोमों के इस हिसाब से करके उनका पार्किंसंस का जो एडवांसमेंट है वो काफी हद तक अच्छी तरह से कंट्रोल हो चुका है। तो जो हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें हिस्ट्री में सबसे पहला जो
विधि या सबसे पहला सिम्टम पूछना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रखना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बस जो जूनियर्स है इधर यूजी वाले उनको बताना था, शेयर करना था। तो अभी आप जाके सूचेखर तो आपने पढ़ा है, रौप्य भी पढ़ लीजिए। फिर उस पे आगे और डिस्कशन के लिए आपको भी क्वेश्चंस आएंगे, तो सवाल पूछ पूछ के ही जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ रट्टा मार मार के जो होती है उसमें आपको प्रैक्टिकल एंगल ज़्यादा दिखता नहीं है, जब तक आप सामने वाले को सवाल पूछ के उसको भी सोचने पे मजबूर नहीं करते, तब तक ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो अभी रौप्य भी पढ़ लीजिए, और उस पे भी जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे जिस जिस सेशन में टाइम मिलेगा हम डिस्कस करेंगे। किसी को और कुछ शेयर करना हो, या अभी के सेशन में, कल के सेशन में डाउट्स हो, तो प्लीज शेयर करो। आशुतोष, सूचशेखर च्या कालच्या लेक्चरला होता का तू? नाही नाही, काल नव्हतो. ओके. सूचशेखर बद्दल तुला काही शेअर करायचं असेल, काही अनुभव म्हणा, किंवा तुझा काही वेगळ्या अँगलने विचार केला असशील, टिपिकल हम्म, त्याचे फलश्रुती वगैरे सोडून, तर काही शेअर करायचं असेल तर कर. हो हो. आहे. मी थोडस ते जरा लिहून काढतो आणि मग बोलतो. म्हणजे काय आहे, असं ते सगळं रॅन्डम आहे. मी बोलतो. केसेस आहेत एक दोन तीन, बोलतो. ओके ओके ओके. नंतर त्याच्यात बोलतो. कुछ डाउट है किसी को, या कुछ शेयर करना है, या एंड करना है सेशन अभी? हम्म, मला वाटतं एंड करा, कोणी नाहीये. ओके ठीक है.